हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पर जो है पीएनबी बैंक में आपकी एफडी है तो आपको जो है फॉर्म 121 कैसे फाइल करना है। देखिए, पहले यहाँ पर जो है फॉर्म 15G और H होता था। आपको यहाँ पर सिंपल गूगल पर आना है और यहाँ पर जो है लिख देना है पीएनबी फॉर्म 121। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एक पेज ओपन होगा। उसको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में ही। इसको प्रिंट आउट लेकर आप जो है बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके सारे पर्टिकुलर्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वन बाई वन करके। आप चाहे तो बैंक में जाकर भी ये फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जरूरी बात है आपको ध्यान रखनी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है फॉर्म 121, यहाँ पर जो है जनरल फॉर्म है। वैसे तो इनकम टैक्स की साइट से मैंने डाउनलोड करके उसको भी आपको ओपन करके दिखाया था, लेकिन हो सकता है कुछ बैंक का यहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है तो आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर जो है वन बाई वन सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आप अगर पीएनबी बैंक में आप कस्टमर से आपकी बैंक में एफडी है तो आपको किस तरीके से फॉर्म फाइल करना होगा, उसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फॉर्म 121 ईयर में एक बार आपको सबमिट करना है। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर बैंक में जितनी एफडी है सबके लिए यहाँ पर अलग अलग भरना होगा? नहीं, सिंपल फॉर्म आपको एक ही यहाँ पर फाइल करना है, फॉर्म 121। पहले यहाँ पर 15G और H होते थे, 60 ईयर्स बिलो 15G, उससे ऊपर 15H। तो अब यहाँ पर जो है दोनों को मर्ज करके 121 कर दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है इस वाले जो भी आप ये फॉर्म यहाँ पर फाइल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कस्टमर आईडी लिखनी होगी। तो यहाँ पर जो है आपको अपनी कस्टमर आईडी मेंशन करनी है, क्योंकि जो भी बैंकर्स हैं वो यहाँ पर कस्टमर आईडी के बेस पर ही आपको जो है ट्रैक कर पाएंगे। तो हर एक बैंक की अपनी जो है आपकी एक यूनिक कस्टमर आईडी होगी बैंक में, तो आपको वो यहाँ पर सबसे पहले लिख देनी है। तो जो ये यूनिक आईडी है, कस्टमर आईडी है, इसके बेस पर ही जो बैंकर है वो यहाँ पर फैच करेंगे कि इस पर्टिकुलर आईडी पर आपकी जो है कितनी जो एफडी है वो लिंक है। तो सारी एफडी जो है एक ही साथ यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हर बैंक में आपको अलग अलग करना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि सभी बैंकों का डाटा अपना अलग अलग है। उनको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि पर्टिकुलर आपने एक बैंक में जमा कर दिया। जो लिमिट है आपको वो यहाँ पर आपको पैन कार्ड वाइज मिलेगी, वो ध्यान रखना है। जो लिमिट्स यहाँ पर जो है 60 ईयर्स बिलो के लिए 50,000 और 60 ईयर्स अबव के लिए 1 लाख रुपए तक का अगर इंटरेस्ट अपन करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। वो आपको यहाँ पर जो है टोटल पैन कार्ड वाइज मिलेगी। तो जितने भी पर्सन है, ये 3 पॉइंट का आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नेम लिखना होगा। ये भी जो आपका बैंक रिकॉर्ड में नेम है सेम वही होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड की केवाईसी आपको कर देनी है। ठीक है, जब तक पैन कार्ड बैंक में लिंक नहीं है तब तक ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस भी आपको जो है यहाँ पर वही वाला मेंशन करना है जो कि बैंक में अपडेटेड है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है। स्टेटस, तो स्टेटस में यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल पर्सन लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर जो है आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, अगर आप इंडियन रेजिडेंट है, या फिर अगर नॉन रेजिडेंट है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो यहाँ पर स्पेसिफाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो रेजिडेंट पर्सन है वो रेजिडेंट लिखेंगे। इसके लिए आपको जो है नोट नंबर 4 एक बार चेक कर लेना है। इस फॉर्म के लास्ट में यहाँ पर जो है नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर किसी को यहाँ पर डाउट आ रहा है तो वो यहाँ पर जो है नीचे सबसे लास्ट में ये नोट्स दिए गए हैं। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताते चल रहा हूँ। नेम एज पर पैन नंबर लिखना है, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम जो भी है, एड्रेस प्रॉपर लिखना है। उसके अलावा जो मैंने आपको ये बताया है कि भाई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल, या फिर अगर आप अदर देन इंडिविजुअल है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आपको इस तरीके से सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर ऊपर ही कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है पूछा जाएगा कि आपकी एज यहाँ पर जो है 60 ईयर्स अबव है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर 60 ईयर्स अबव है यस कर देंगे तो उस केस में जो है आपको हायर लिमिट मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो है इस फॉर्म को इस तरीके से बनाया गया है कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है आपको 2.5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है 4 लाख रुपीज की यहाँ पर लिमिट मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं जो यहाँ पर 60 ईयर्स अबव है तो उनके केस में यहाँ पर जो है उनकी ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल वाली पॉइंट चेक नहीं करनी है। तो उनके केस में क्या है कि न्यू के केस में जो है उनको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, और उसके अलावा जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, केवल मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि भाई जो 60 ईयर्स बिलो हैं उनके लिए ये वाली कंडीशन लगेगी, यानी कि जो 100 ऊपर है वो यहाँ पर इतनी इनकम तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं कि भाई उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नॉर्मल जो उनकी इनकम आ रही है वो यहाँ पर टैक्सेबल लिमिट के अंडर में है।
और उनको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली ये फॉर्म का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो है टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो आपका टीडीएस ना काटा जाए। टीडीएस नहीं कटेगा तो फिर हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ना आए, वो एक सेपरेट प्रोविजन है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है जो बैंक रिकॉर्ड्स में अपडेटेड है। यहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, कंट्री कोड 91, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर में यहाँ पर जो है 26, 27 आपको लिखना है। नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। देन उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड इनकम आपकी जो है जिसके लिए डिक्लेरेशन आप ये सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्टिमेटेड इनकम आपको लिख देनी है, इस वाले जो भी ये नेचर की इनकम है उससे आपकी इनकम कितनी आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कि क्या आपने इस फॉर्म के अलावा भी पहले कोई और फॉर्म फाइल किया था, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आपने एक फॉर्म भरा तो इस डेट तक की जो भी आपकी एफडी है वो तो कवर हो गई, अब उसके बाद की एफडी कैसे कवर होगी, तो उसके लिए फिर से आपको उस जो नई एफडी बनी है इस फॉर्म को भरने के बाद उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स देनी होगी, अगर कोई भी फॉर्म आपने पहले भरा है तो, ठीक है। तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी। उसके बाद ये 11 के ही 2 सब पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने पहले कितने फॉर्म भरे हैं, 1, 2, 3, कितने फॉर्म्स आपने यहाँ पर भरे हुए हैं वो यहाँ पर लिखना है। उनमें आपने इन जितने भी फॉर्म्स भरे थे इसमें आपने कितनी इनकम यहाँ पर डिक्लेयर की थी, क्योंकि ये फॉर्म यहाँ पर कैलकुलेट करेगा जो मैंने आपको बताया 4 लाख का क्राइटेरिया है उसको टोटल करेगा कि भाई अब आप जो है फॉर्म भर रहे हैं आपकी एस्टिमेटेड कितनी इनकम है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 12 में है कि आपकी जो है टोटल इनकम अब कितनी आ रही है, इसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल करना होगा, जो 10 और जो 11 भी है इसमें आपने टोटल कितनी अभी तक की इनकम दिखाई है उसको एग्रीगेट करके आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इस साल में आप जो है टोटल कितनी एस्टिमेटेड इनकम जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम दिस, यानी कि ये वाली इनकम मतलब ये और प्लस ये वाली इनकम, इसको जोड़ते हुए यहाँ पर जो है आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। इसके लिए रेफर करना है आपको नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 में क्या है कि सारी की सारी जो भी आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम है उस टैक्स ईयर की, जिसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम फॉर जिसके लिए डिक्लेरेशन आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बस यहाँ पर ये फॉर्म जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पिछले 2 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है उसकी डिटेल लिखनी होगी। तो 2 टैक्स ईयर होंगे, एक आपका टैक्स ईयर यहाँ पर आएगा 24-25 और एक आएगा आपका यहाँ पर 25-26, ठीक है। तो 25-26 के लिए तो अभी आप फाइल करेंगे। अगर आपने अभी तक ये रिटर्न फाइल नहीं की है ये वाली, तो फिर आप यहाँ पर जो है 2 टैक्स ईयर लिखेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जो है आपको 23-24 यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान रहे अगर आप ये वाली आईटीआर भरने के बाद फाइल कर रहे हैं फिर तो आपको ये 2 लेयर लिखने हैं। अगर अभी तक आपने ये आईटीआर फाइल नहीं की क्योंकि इसके फॉर्म नहीं आए तो फिर आपको ये वाली और ये वाली 2 इनकम यहाँ पर लिखनी है, उनकी इनकम रेस्पेक्टिव और उनकी एक्नोलिजमेंट, ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न की साइट से यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पैन नंबर लिखना होगा। ये सारी फॉर्म्स जो भी डिटेल्स है आपको ये पूरी एक बार चेक करके रीड कर लेनी है। इसके लिए यहाँ पर जो है टैक्स ईयर आपको 26-27 यहाँ पर लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है ये भी डिटेल्स आप जो है खुद से इसको रीड करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। कोई भी आपने अगर गलत सर्टिफिकेशन किया है तो उसकी रिगार्डिंग पेनल्टी भी है, इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस लिख देना है, जिस भी प्लेस पर आप ये सबमिट कर रहे हैं डेट मेंशन करनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है खुद का नेम लिख देना है। अब बात करते हैं पार्ट बी। तो ये जो पार्ट बी है ये जो है बैंकर्स की जिम्मेदारी है कि जो आपको ये इनकम दे रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखेंगे डिटेल्स ऑफ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम। तो ये वाली जो डिटेल्स है ये आपको नहीं भरनी है, ये डिटेल जो है बैंकर्स के लिए है। मतलब जो पार्ट बी है वो आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म बता दिया है। पीएनबी के जो भी कस्टमर्स है उस तरीके से फाइल करेंगे। उसके बाद ये पार्ट भी जो है तो बैंकर्स फाइल करेंगे। ये नीचे जो नोट्स दिए गए एक बार इनको जरूर रीड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है मैं सारी वीडियोज अपलोड करूंगा अलग अलग बैंकों का, क्योंकि कुछ के केस में क्या है कि उन्होंने जो है सिंपल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट की है, कुछ ने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा डिटेल्स की रिक्वायरमेंट की है। तो जब पार्ट ए फाइल करवाना है तो फिर पार्ट बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप यहाँ पर जो है कुछ बैंकों ने केवल पार्ट ए प्रोवाइड किया है। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी आपको काफी सारे और भी वीडियोज मिलने वाले हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। फॉर्म 121 और आईटीआर के भी सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। चैनल पर बस फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए